मेरी क्लास पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोरकू जनजाति दरअसल मुंडा या कोलेरियन जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है। ये भी जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की जो है जनजाति मानी जाती है। द्रविड़ जनजाति है ये भी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितनी भी जो है जनजातियाँ मध्य प्रदेश की हमने देखी उनमें से अधिकांश जनजातियाँ जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग की द्रविड़ जनजातियाँ जो है वो हमने देखी। कोरकू जनजाति के लोग जो है वो अपने आप को दरअसल राजपूत वर्ग का मानते हैं। और कोरकू जनजाति, कोरकू के शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोरकू शब्द जो है वो कोरो या कोर शब्द से बना हुआ है। और कोरो का मतलब क्या था, हम लोगों ने पहले भी जो है देखा कि कोरो शब्द जो है उसका अर्थ मानव या मनुष्य से होता है। तो ये शब्द कोरकू शब्द जो है अपने आप में कोरो या कोर शब्द से बना हुआ है। और कू कू लगा देने से, अर्थात कोर में अगर हम कू शब्द लगा देते हैं तो ये जो है बहुवचन हो जाता है, मतलब मनुष्य का बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से कोरकू शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है आदमियों की जमात या मनुष्यों का समूह होता है। दरअसल कोरकू लोग जो हैं वो स्वयं को मनुष्यों का और पृथ्वी का राजा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद से जो है वो लोग यहाँ शासन करता है। कोरकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या जो है 7.31 लाख है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 4.8% माना जाता है। तो ये कोरकू जनजाति का जो है सामान्य परिचय था वो है। ये कोरकू जनजाति में जो है कुछ लोग यहाँ पर जो है आपको कोरकू जनजाति में इस तरह से जो है लोग आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है कोरकू जनजाति एक पूरा पंचायत या एक पूरी जमात जो है किसी गांव का वो दिखाया गया है। यहाँ पर जो है कोरकू जनजाति के लोग अपनी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ करते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे जो है कोरकू जनजाति के लोग जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम कोरकू जनजाति के उत्पत्ति के बारे में जो है बात करें कि कोरकू जनजाति की उत्पत्ति जो है कहाँ कैसे हुई थी और कोरकू जनजाति जो है उसकी उत्पत्ति के बारे में जो है किस तरह का इतिहास जो है, किस तरह की मान्यताएं जो है प्रचलित है। देखिए, कोरकू जनजाति की उत्पत्ति का ऐसे कोई लिखित सबूत या कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनमें जो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जो मान्यताएं इनमें प्रचलित हैं, इनके पूर्वजों के द्वारा कही गई जो पौराणिक कथाएं हैं, उन पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि ये लोग रावण के वंशज हैं। रावण के वंशज इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि एक बार रावण जो है वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पहाड़ियों में घूमने आया और उसने देखा कि इतना खूबसूरत क्षेत्र जो है बिल्कुल निर्जन है, न पेड़ पौधे न कोई इंसान है। तब रावण ने जो है भगवान महादेव से प्रार्थना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान महादेव से प्रार्थना की और भगवान महादेव को इस बात के लिए राजी किया कि वे इस क्षेत्र में हरियाली लाएंगे और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मनुष्यों का भी सृजन करेंगे, यहाँ मानव को भी जो है बसाएंगे। तब महादेव ने अपने कव्वे काकेश्वर को, उनके कव्वे का नाम काकेश्वर को जो है उन्होंने बैतूल के भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ से मिट्टी लाने का आदेश दिया। उस मिट्टी से जो है वो मानव को जो है बनाना चाहते थे। तो काकेश्वर जब मिट्टी लेकर आया तो महादेव ने जो है उस मिट्टी से पुरुष और स्त्री की संरचना जो है, उनकी मूर्ति जो है वो बनाना प्रारंभ किया। जब इंद्रदेव ने ये देखा कि इस तरह से जो है महादेव जो है वो स्त्री और पुरुष की मूर्ति जो है बना रहे हैं, तो वो क्रोधित हुए और अपने घोड़ों को उन्होंने आदेश दिया कि जाकर इस स्त्री और पुरुष का जो सांचा है, जो संरचना है इनकी, इसको नष्ट करके आओ। घोड़े दौड़ते हुए यहाँ आए और उन्होंने जो है ये मानव रूपी जो पुतले महादेव ने बनाए थे उनको जो है नष्ट कर दिया। अब जब इनको नष्ट कर दिया तो महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने नष्ट हुई मिट्टी से, उन पुतलों के नष्ट होने से जो मिट्टी बची उससे उन्होंने जो है भयानक कुत्ते बनाए और उन कुत्तों को जो है, उन कुत्तों में प्राण डालकर और उन कुत्तों को उन घोड़ों के पीछे दौड़ा दिया। तो घोड़े जो है वो वहाँ से भाग गए। इसके बाद फिर से जो है महादेव ने काकेश्वर को, अपने कव्वे काकेश्वर को कहा कि जाकर जो है वो सांवलीगढ़ से और भंवरगढ़ से और सांवलीगढ़ से जाकर जो है फिर से मिट्टी लेकर आओ। कौवा फिर से जो है भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ गया और वहाँ से जो है वो मिट्टी लेकर आया। उस मिट्टी से महादेव ने एक पुरुष और एक स्त्री की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इसके पश्चात जो है पूरे सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश को, उन पहाड़ियों में जो है वन और प्राकृतिक सुंदरता से जो है उसको पूरा युक्त कर दिया, उसको पूरा हरा भरा बना दिया।
मूर्तियाँ जैसे ही सजी हुई, महादेव ने इनका नामकरण किया और महादेव ने इनका नाम मूला एवं मूलई रखा। आज भी ये मूला मूलई ही जो है कोरकू के आदि पूर्वज माने जाते हैं और इस कथा के आधार पर ही कोरकू महादेव और रावण की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि वो जो है दरअसल महादेव और रावण के ही जो है वो वंशज हैं। तो ये एक कहानी जो है उनमें प्रचलित है। साथ ही साथ जो है कोरकू जो है महादेव और रावण के साथ ही उनकी पूजा तो करते हैं, साथ ही एक बार जो है कोरकुओं की रक्षा मेघनाथ ने की थी। रावण का जो पुत्र मेघनाथ था उसने जो है कोरकुओं की रक्षा की थी, तो मेघनाथ की भी जो है लोग पूजा करते हैं और कौवे और कुत्तों की भी पूजा करते हैं। कौवे और कुत्तों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कौवा ही जो था वही जो है सांवलीगढ़ और भौंडगढ़ से मिट्टी लेकर आया था, जिसके फलस्वरूप जो है उनके मूला और मूलई का निर्माण हुआ था। और कुत्तों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि कुत्तों ने ही जो है उन घोड़ों को भगाया था जिन्होंने उनके पूर्वजों के पुतलों को जो है नष्ट करने का काम किया था। तो इस तरह से जो है ये पूरी की पूरी एक पौराणिक कथा जो है वो मानी जाती है। वो अपने उत्पत्ति स्थल से जो है बड़ा लगाव रखते हैं और अपने उत्पत्ति स्थल के बारे में जो है उसका बखान करते हैं। उनका बखान जो है, अगर हम कई बार जो है उन क्षेत्रों के जो कोरकू हैं वो कोरकू जो है अपने उस उत्पत्ति स्थल का बखान करते हुए जो है कहते हैं कि आलोनी सांवलीगढ़ कोरीडी रांडे, अर्थात हम सांवलीगढ़ के कोरकू हैं और सांवलीगढ़ के जो कोरकू हैं वो अपने आप में जो है कुछ महत्व रखते हैं, उनका अपने आप में जो है कुछ प्रभुत्व है। तो हम ऐसे वैसे ही यहाँ वहाँ के कोरकू नहीं हैं, हम सांवलीगढ़ के कोरकू हैं। वो इस तरह के जो है बात वहाँ पर जो है करते हैं उन क्षेत्रों में। कोरकू जनजाति के लोग जो है दरअसल कोरकू भाषा बोलते हैं। कोरकू भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो परिवार है, मुंडा शाखा उसकी एक भाषा है। तो मुंडा शाखा की एक भाषा जो है वो कोरकू है और इसी कोरकू भाषा का प्रयोग जो है कोरकू लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है ये तो उनकी उत्पत्ति के बारे में बात हुई कि क्या जो है पौराणिक कथा उसके बारे में बात हुई, कौन सी भाषा वो बोलते हैं उसके बारे में बात हुई। अब हम इनके भौगोलिक वितरण के बारे में बात करें। ये पूरा आपको मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दरअसल मैंने इतनी बार ये सब चीज़ें जो है पढ़ाई हैं, लगभग 2007 से जो है मैं पीएससी की क्लासेस ले रहा हूँ। पहले ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि शासकीय नौकरी है, एक गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस तो मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है इस तरह से वीडियो जो है मैं शेयर करके कोशिश करता हूँ कि मेरे जो छात्र हैं उनको मैं किसी न किसी रूप में जो है लाभ पहुँचा सकूँ। तो देखिए पढ़ते पढ़ाते जो है इतने वर्ष हो गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है काफ़ी एंथ्रोपोलॉजी मैंने पढ़ा है जिसमें अधिकांशतः जो है जनजातियों के बारे में ही जो है बातें थीं। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे रट गई हैं और इसीलिए जो है बिना देखे भी जो है मैं सारी चीज़ें जो है पढ़ा देता हूँ। लेकिन नोट्स के फॉर्म में जो है सारी चीज़ें जो है मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें जो है नोट्स के फॉर्म में बना रखा है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब में जो है, जो अगर आप देख रहे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली जो है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको सीधे जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर को जो है चाहे आप लिख लें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है वो कॉल करें, मैं आपको जो है नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये नोट्स अवेलेबल भी जो है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्या होता है कि पढ़ाने के क्रम में जो है मुझे याद नहीं रहता कि स्क्रीन पर जो है ये सारी चीज़ें जो है दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, कितनी देर तक दिख रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है 2-3 छात्रों ने जो है वो मुझसे मुलाकात की थी और मुझे बताया था कि सर कई बार ये होता है कि स्क्रीन जो है वो बहुत देर तक जो है नहीं रहता, तो हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जो है बताएं, मैं आपको जो है नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। सारी चीज़ें हैं और इन नोट्सों में इतना कुछ है कि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी जो है कोई अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें जो है मेरे इन नोट्सों में हैं, प्रीलिम्स के नोट्सों में है, यही सारी चीज़ें जो है आपके लिए मेंस में भी काम आने वाला है। तो इसलिए आप नोट्स के लिए जो है बिल्कुल परेशान ना हो।
आपको ये सारे नोट्स जो है इस नंबर पे आप चाहे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो है अवेलेबल करा दूँगा। तो खैर आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तो कोरकू जनजाति के जो है ये कुछ विशेषताएं जो है वो उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं कि कोरकू जनजाति के लोग जो है कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है कोरकू जनजाति का निवास स्थल है। देखिए हम लोगों ने अभी बात की कि कोरकू जनजाति जो है इनका उत्पत्ति स्थल ही अगर हम देखें तो इनकी उत्पत्ति ही जो है भंवरगढ़ और शामलीगढ़ के मिट्टी से हुई है। और ये भंवरगढ़ और शामलीगढ़ कहाँ है, तो भंवरगढ़ और शामलीगढ़ जो है बैतूल ज़िले में है। तो मुख्य रूप से जो है बैतूल ज़िला जो है इनका, बैतूल ज़िला जो है वो इनका मूल निवास स्थान एक तरह से जो है देखें तो बैतूल ज़िला जो है वो है। बैतूल ज़िला, ये आपको जो है बैतूल ज़िला नज़र आ रहा है और यहीं पर जो है दो तहसील जो है भंवरगढ़ और शामलीगढ़, ये मुख्य रूप से जो है बैतूल जो है इनका मूल निवास स्थान हुआ एक तरह से। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के लोग जो है विंध्य और सतपुड़ा के वनीय अंचलों में जो है छिंदवाड़ा ये पूरा का पूरा जो है छिंदवाड़ा का प्रदेश हुआ। बैतूल में मैंने आपको बताया भंवरगढ़ और जो शामलीगढ़ है। साथ ही यहाँ पर जो है भैंसादेही और चिचोही तहसील, बैतूल में भैंसादेही और चिचोही तहसील जो है यहाँ पर भी जो है ये पाए जाते हैं। होशंगाबाद और हरदा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है होशंगाबाद का क्षेत्र है। हरदा के अलावा जो है बालाघाट, कुछ मात्रा में जो है पूर्वी निमाड़ और इस तरह से जो है खंडवा और बुरहानपुर, पूर्वी निमाड़ में ही जो है खंडवा और बुरहानपुर, इन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर आपको ये खंडवा दिखाई देगा, इधर जो है बुरहानपुर दिखाई देगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है थोड़ी मात्रा में जो है इधर बालाघाट में जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इधर बुरहानपुर, इधर खंडवा, यहाँ पर जो है आपको ये हरदा नज़र आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इस तरह से, है ना। नीचे का पूरा क्षेत्र जो है अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा नीचे का क्षेत्र जो है एक क्रम में जो है आपको इस तरह से जो है फैला हुआ दिखाई दे देगा। और ये जो फैला हुआ क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, यही जो है वो यहाँ पर कोरकू जनजाति के जो है निवास स्थल या कोरकू जनजाति के निवास के ज़िले जो है वो दिखाई दे जाएंगे आपको। तो ये जो है इनके भौगोलिक वितरण की बात हम लोगों ने की कि भौगोलिक वितरण जो है इनका कहाँ है। तो यहाँ पर जो है बालाघाट, इधर छिंदवाड़ा, इधर होशंगाबाद, इधर बैतूल, इधर हरदा, इधर खंडवा और इधर नीचे जो है बुरहानपुर। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, यहाँ से बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ठीक है, और इधर थोड़ी मात्रा में जो है बालाघाट। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है इनके भौगोलिक वितरण के बारे में हम लोगों ने बात की कि भौगोलिक वितरण जो है अर्थात ये कहाँ कहाँ पर जो है ये जनजाति जो है निवास करती हैं। अब हम लोग जो है शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। शारीरिक बनावट के बारे में जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शारीरिक संरचनाओं के आधार पर ही जो है हम लोग प्रजाति की बात करते हैं। कोरकू जनजाति के लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के हैं और इन लोगों का रंग जो है काला है, आंखें काली होती हैं, नाक चौड़ी होती है, नाक कुछ चपटी हुई भी होती है, नथुने जो है फूले हुए होते हैं, होठ मोटे होते हैं, बाल उलझे हुए और घुंघराले होते हैं और चेहरा गोल होता है। इनका शरीर जो है वो सुगठित होता है, शारीरिक सौष्ठव इनमें होता है, हृष्टपुष्ट होते हैं, पुरुषों की दाढ़ी में बाल कम होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का रंग जो है अधिक हल्का और साफ होता है। ये कुछ इनकी जो है शारीरिक संरचना के बारे में जो है हम लोगों ने बात की, किस तरह से जो है ये दिखते हैं, क्या होता है ना। इसके बाद जो है उपजाति और गोत्र। देखिए कोरकू जनजाति में जो है मुख्य रूप से दो वर्ग जो है वो दिखाई देंगे, एक तो राज कोरकू और दूसरे पोथरिया कोरकू। राज कोरकू दरअसल वो लोग हैं जिनके पास भूमि होती है, जो भूस्वामी होते हैं। समाज में जो है इनकी स्थिति अच्छी होती है, समाज में जो है जो हमारा सामाजिक स्तरण है वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी आधारित है कि किसके पास कितनी भूमि है, किसके पास कितनी संपत्ति है। सामाजिक स्तरण में वो लोग उच्च स्तर पर माने जाते हैं जिनके पास भूमि है, जिनके पास संपत्ति है। दूसरे स्तर पर दूसरा वर्ग जो है इनका पोथरिया कोरकू का वर्ग है। पोथरिया कोरकू जो होते हैं वो भूमिहीन होते हैं, समाज में इनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं होती, इनकी स्थिति जो है निम्न मानी जाती है। इसके बाद कोरकू जनजाति को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है और ये वर्ग हैं रूमा, वोटिया, दुलारिया और बोबई। कोरकू जनजाति जो है वो 36 गोत्रों में विभाजित है
और इनके जो अलग अलग जो है निवास के स्थान पर जो है इस जनजाति को 3 और भागों में बांटा गया है। तो निवास के स्थान पर जो है ये कौन कौन से जो है तो बावरिया, रूमा और बंदोरिया। बावरिया जो है बैतूल जिले के भैंसादेही के आदिवासी कोरकू जो है बावरिया कहलाते हैं। प्रश्न में कई बार पूछा गया है, एक बार जो है बंदोरिया पूछा गया था, तो इसको जो है आप याद रखें। पहली बात तो ये कि जो बैतूल जिले के भैंसादेही के आदिवासी कोरकू जो होते हैं उनको हम बावरिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो रूमा जो है अमरावती, जो महाराष्ट्र में जो है अमरावती है, अमरावती में जो कोरकू आदिवासी कोरकू रहते हैं उनको जो है रूमा कहते हैं। और बंदोरिया जो है पचमढ़ी और चमोली क्षेत्र में रहने वाले कोरकू को जो है बंदोरिया कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया था बंदोरिया का। तो आप इन तीनों को, दोनों को तो कम से कम 2 को तो याद रखें, क्योंकि 2 मध्य प्रदेश से संबंधित है, बावरिया और बंदोरिया। तो बावरिया जो है बैतूल जिले में जो है निवास करने वाले लोग हैं, और जो बंदोरिया लोग हैं वो पचमढ़ी क्षेत्र में जो है वो निवास करने वाले लोग हैं ना। अब इनके उपजातियों की जो है अगर हम बात करें तो इनकी उपजातियाँ जो है कई सारी इनकी उपजातियाँ हैं, जिनमें पोथरिया, रूमा, नहाला, दुलारिया, पढ़रिया, बोवई, बोंडई, बोडोया, मोतासी, इस तरह से जो है कई सारी इनके जो है उपजातियाँ हैं। उपजातियाँ भी पूछी जाती हैं तो इनको याद रखना आप। पोथरिया जैसे पूछा जा सकता है, पोथरिया जो है वो किस जनजाति की जो है उपजाति है, रूमा, नहाला ये किस जनजाति की जो है उपजाति है, तो इस पर भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको भी जो है हमें याद रखने की आवश्यकता है। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें कुल जो है जो गोत्र होते हैं, कुल 36 गोत्र होते हैं, और इनमें भी जो है गोत्रों में ये विशेषता होती है कि हर गोत्र का जो है अपना एक अलग टोटम होता है, जिसको जो है गोत्र चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। टोटम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोटम जो है प्रकृति से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी चीज़, कोई पेड़ या कोई पौधा, कोई पशु पक्षी, नदी, तालाब, कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ जनजातियाँ अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ लेती हैं, उनकी पूजा पाठ करती हैं, उनके चित्र जो है अपने घरों में लगाती हैं। ऐसे प्रकृति की चीज़ों के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध जो है जुड़ जाना, इसे उन चीज़ों को ही टोटम कहते हैं। और उनसे संबंधित जो तमाम तरह की प्रथा परंपराएं, पूजा पाठ वगैरह हैं, उनको हम जो है टोटमिज्म या टोटमवाद के नाम से जानते हैं। कोरकू जो होते हैं उनके भी जो है अपने अपने गणचिन्ह होते हैं, गोत्र चिन्ह होते हैं, उनके अपने टोटम होते हैं। कोरकू अपने गोत्र चिन्हों की अर्थात टोटम की पूजा करते हैं, उसका अनादर कभी नहीं करते। साथ ही साथ जो है कोरकू इन गोत्र चिन्हों को, इन टोटम को जो है अपने शरीर पर गुदवाते भी हैं। कई सारी कहानियाँ जो है उनके टोटम के संबंध में जो है कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी जो है कुछ इस तरह से प्रचलित है कि एक बार एक विवाहित कोरकू महिला जो है वो जामुन खाकर गर्भवती हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। चूँकि उस महिला को जो है काफ़ी दिनों से बच्चा नहीं हो रहा था, और जब उस बच्चे को उसने जन्म दिया तो उसके पति को जो है ऐसा लगा कि इस जामुन को खाने से ही उस महिला ने जो है बच्चे को जन्म दिया है और इससे उसका वंश बढ़ रहा है। तब से उसके पिता जो है उन्होंने जामुन के पेड़ को जो है पूजना शुरू कर दिया, और फिर ये जामुन का पेड़ जो है उनके लिए एक तरह से जो है टोटम बन गया। ऐसे ही एक कहानी और भी प्रचलित है कि जब एक मोर ने एक कोरकू व्यक्ति को सर्पदंश से बचा लिया, मतलब सांप के काटने से जो है बचा लिया, क्योंकि मोर ने जो है मोर जो है उठाकर, और सांप को मोर उठाकर ले गया, और वो व्यक्ति जो है सर्प के काटने से जो है बच गया। तो कोरकुओं के उस गोत्र तो कोरकुओं ने जो है क्या किया, मोर को ही जो है अपना टोटम बना लिया। और ये जो गोत्र है, जो कोरकुओं का ये गोत्र है, इसे मोरी राणा गोत्र कहा जाता है। तो मोरी राणा गोत्र ने जो है मोर को अपना टोटम बनाया और उसको राजवंश मयूर टोटम कहा गया। एक और कहानी जो है इनमें प्रचलित है कि एक बार कुछ कोरकू जो है बहुत तेज़ी से बह रही नदी, मतलब कोई नदी थी जो बहुत तेज़ी से बह रही थी, उसको पार करना चाहते थे, लेकिन वो उसको पार नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्होंने किनारे पर खड़े जो मांझी होते हैं, जो नाव को जो है नाव से जो है लोगों को लाते ले जाते हैं, जब उन्होंने मांझियों से जो है मदद की बात की तो मांझियों ने मना कर दिया। मांझियों ने कहा कि हम पार जो है नहीं करा पाएंगे। तब उस नदी से जो है एक मछली निकल कर आई, और उस मछली ने जो है इनको वो पूरा जो है नदी पार किया। उस मछली का नाम जो है ढिकार मछली था। और तब से जो है उन कोरकुओं के गोत्र, अर्थात कोरकुओं के समूह के कोरकुओं का वो जो मनुष्य थे, कोरकू जो थे, उनके लिए
ये ढिकार मछली जो है वो गोत्र चिन्ह बन गई, वो टोटम बन गई। तो इस तरह से जो है कई सारी जो है मान्यताएं, कई सारी कहानियां जो है इनके टोटम के संबंध में प्रचलित हैं। जाति और स्वभाव के अनुसार, अर्थात जब कभी भी हम जो है इनकी बात करते हैं, कोरकुओं की बात करते हैं, तो कोरकुओं के जाति और स्वभाव के अनुसार भी जो है कोरकुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है कोरो, कोरो को ही आदमी कहा गया। कोरो के बारे में कहा गया कि ये कोरकुओं का वो वर्ग है जो जानवरों का मांस खाता है, अर्थात जो ताज़ा मांस खाते हैं, जानवरों का जो ताज़ा मांस खाते हैं उनको कोरो या आदमी कहा गया। दूसरा जो है वर्ग जो है वो राक्षस कहलाया, राक्षस या शैतान। राक्षस या शैतान जो है वो वर्ग है जो मृत प्राणियों का सड़ा हुआ मांस खाते हैं। तो जो मृत प्राणियों का सड़ा हुआ मांस खाता है उनको राक्षस या शैतान कहा गया। तीसरा वर्ग जो है सराकू कहा गया, सराकू या बंदर, सराकू को बंदर कहते हैं। तो सराकू या बंदर वो हैं जो सब्जियां और पौधे खाते हैं। और चौथा जो है वर्ग रखा गया बाना या रीछ, जो मधुमक्खियों के छत्ते तोड़कर जो शहद वगैरह होते हैं वो जो है खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 गण जो है इनमें देखेंगे, कोरो, राक्षस, सराकू और बाना। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सराकू, बाना ये जो है वो किस जनजाति में जो है ये गण प्रचलित हैं। तो ये गण जो है वो कोरकू जनजाति में प्रचलित हैं, तो इसको भी जो है हम याद रखें। ये कोरकू जनजाति में जो है एक पुरुष और एक महिला को जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम अब इनके जो है वस्त्राभूषण की बात करते हैं कि वस्त्र और आभूषण जो है वो किस तरह का जो इनका होता है। कोरकू जनजाति में साधारणतः पुरुष जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं साधारणतः जो है रंग बिरंगी साड़ी, ब्लाउज वगैरह जो है पहनती हैं। इनमें जो कुर्ता होता है इनका, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये जो है कुर्ता पहने हुए जो है व्यक्ति दिखाई दे रहा है और सिर पर जो है साफा बांधते हैं। कुर्ता पहने हुए ये व्यक्ति जो है, कुर्ता को जो है अंगी कहते हैं और धोती को जो है सुलुंग लीबा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको भी याद रखें, कुर्ता जो है कुर्ता जो है वो अंगी कहलाता है और धोती जो है सुलुंग लीबा कहलाता है। महिलाओं में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिलाएं जो है रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती हैं। तो महिलाओं में जो है साड़ी को लुगा और ब्लाउज को तोलका कहते हैं। तो तोलका और लुगा जो है वो इनमें जो है पहना जाता है महिलाओं में। अब तो चूँकि आधुनिक सभ्य समाजों के साथ जो है संपर्क हो गया है कोरकू जनजातियों का भी, तो तमाम तरह के जो आधुनिक वस्त्र वगैरह वो सब भी पहनने लगे हैं। हम लोग तो बात जो है उनके ट्रेडिशनल जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल कोरकू महिलाएं जो है पीतल, तांबा, चांदी इन सब के आभूषण भी पहनती हैं। आभूषणों में सुतरा, पायरी, बिछिया, मूड़ी, कड़ा, निगड़ी, पैर पट्टी, इस तरह के जो है कई सारे आभूषण जो है ये लोग पहनते हैं। और यहाँ पर जो है आप गुदना जो है वो देख सकते हैं, यहाँ गुदना जो है वो गुदवाया हुआ जो है देख सकते हैं। इन महिलाओं में जो है खासकर जो है महिलाएं जो होती हैं वो ज़रूर गुदना गुदवाती हैं। पुरुष जो है वो गुदना नहीं गुदवाते, लेकिन महिलाएं जो है वो हाथ के निचले हिस्सों में कई तरह के जो है गुदना गुदवाती हैं। इनमें जो है आपको यहाँ थोड़ा मैं इनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आपको संभवतः दिख जाएगा। यहाँ पर जो है इस महिला के हाथ के निचले हिस्से में जो है आपको इस तरह से गुदना जो है वो गुदा हुआ दिख रहा है। तमाम तरह के जो है फूल, पेड़ पौधे, मोर, त्रिभुजाकार आकृति, चौकोर आकृति, तमाम तरह के जानवरों के चित्र वगैरह जो है वो ये लोग जो है अपने हाथ के निचले हिस्से में बनवाती हैं। महिलाएं जो है माथे पर अंग्रेजी का एक एस अक्षर बनाती हैं और ऊपर नीचे जो है 2 बिंदु बनाती हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं, इस महिला के सिर पर जो है यहाँ पर ये एक एस अक्षर होता है, इधर बिंदी जो है एक बिंदी जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसको जो है कपार गोड़ई कहते हैं। ये जो इस तरह का जो गुदना गुदवाया जाता है इसको जो है कपार गोड़ई के नाम से जो है जाना जाता है। साथ ही साथ जो है महिलाएं ललाट के बीचों बीच 3 बिंदु का भी जो है गोदना गुदवाती हैं और ये जो है पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये गोदना जो होता है वो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। इसे सौभाग्य के नाम से जाना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए जो गुदना गुदवाया जाता है उसको सौभाग्य के नाम से जो है जानते हैं। तो ये इनके जो है वस्त्र और आभूषण संबंधी जो विशेषताएं थी उसकी हम लोगों ने जो है बात की। अब हम लोग जो है घर और बस्तियों की बात करें कि किस तरह से कोरकू जनजाति किस तरह से रहते हैं, इनके गांव किस तरह के होते हैं। कोरकू जनजाति जो है अपने गांव में किसी सुंदर स्थान पर ही जो साफ स्वच्छ हो ऐसे स्थान पर जो है वो घर बनाते हैं और गांव के चारों ओर जो है
वो बांस की बाड़ लगाते हैं। देखिए इस तरह से जो है ये बाड़ आपको जो है सामने दिख रहा है, घर के चारों ओर यहाँ पर भी जो है आपको ये बांस से बना हुआ जो है वो बाड़ एक तरह से जो है दिखेगा। तो वो जो है गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाते हैं, घर के चारों ओर जो है बांस की बाड़ लगा देते हैं, और इनके घर भी जो है आमने सामने जो है पंक्तिबद्ध होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी निकट जो सटे हुए होते हैं। बिल्कुल इनके घर मिट्टी और बांस के बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा घर जो है ये मिट्टी से जो है बना हुआ घर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो इनके घर जो है मिट्टी और बांस के बने हुए हैं, छत जो है खपरेल और घास फूस के बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो है ये आपको पूरा खपरेल, जिसको खप्पर कहते हैं या छप्पर कहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई देगा। ये सब जो है घास फूस जो है, और ये पूरा का पूरा मिट्टी, यहाँ जो है बांस का प्रयोग, यहाँ पर जो है आपको पूरा घास फूस से छत जो है छाई हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से जो है इनमें जो घर होते हैं वो खपरेल होते हैं, और घर जो होंगे वो मिट्टी और बांस वगैरह के बने होते हैं। इनके घर को जो है ढाणा कहते हैं। इस तरह से जो घर दिखाई दे रहा है आपको, इसको जो है ढाणा के नाम से जाना जाता है। ये अपने ढाणा को गेरू, खड़िया और लाल पीली मिट्टी से जो है सजाते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से जो है, खासकर पीली मिट्टी जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो लाल पीली मिट्टी से, गेरू से, खड़िया से ये लोग जो है अपने घर को सजाते हैं। विशेष रूप से जब दिवाली आती है तो दिवाली की रात को जो है, जो ग्वाला परिवार के लोग होते हैं, ठाठ्या कहते हैं उनको, तो ग्वाला परिवार की स्त्रियां जो है कोरकुओं के घर की दीवारों पर लाल मिट्टी और खड़िया से जो है गुदनिया नाम का जो है मांगलिक चित्र बनाती हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि गुदनिया नाम का मांगलिक चित्र जो है वो किसके घरों में बनाया जाता है? तो ये जो है कोरकू जनजाति के घरों में जो है वो गुदनिया नाम का जो है मांगलिक चित्र बनाया जाता है। इस तरह से जो है उनके घर जो होते हैं वो इस तरह से आमने सामने जो है बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से जो है ये बाड़ जो है वो आपको दिखाई देगा, जो कि बांस का बाड़ जो है वो होता है। वो इस तरह से पूरा का पूरा जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से पूरा बाड़ जो है वो बनाया जाता है। तो ये जो है इस तरह का गांव जो है वो कोरकुओं का गांव होता है। तो घर एवं वस्तुओं की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग जो है भोजन की बात करें कि किस तरह का भोजन जो है कोरकू लोग करते हैं। देखिए भोजन में कोरकू लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी जो है दोनों तरह के भोजन जो है ये लोग करते हैं। कोरकू लोगों का मुख्य भोजन जो है ज्वार, मक्का और गेहूं की रोटी, चावल, तुअर की दाल, घर में उगाई हुई सब्जियां, ये सब हैं। साथ ही ये लोग जो है जंगली कंदमूल, फल फूल और जंगली जानवरों का मांस भी जो है वो खाते हैं। ये लोग जो है पीने में सीडू, इसको जो है ज़रूर याद रखें आप, सीडू जो है क्या होता है? तो सीडू जो है कोरकुओं में महुए से बनी हुई शराब को सीडू कहते हैं, और इस सीडू का प्रयोग जो है वो अलग अलग विभिन्न अवसरों पर जो है वो किया जाता है। अनाज के अभाव में पेट भरने के लिए ये लोग लचका भी खाते हैं। लचका दरअसल जो है मक्के से बना हुआ जो बहुत पतला पदार्थ जो होता है उसको जो है वो लचका कहते हैं। ये लोग जो है मिट्टी और लकड़ी के बर्तन वगैरह जो है उसका भी उपयोग जो है ये लोग करते हैं। अब हम लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की बात करें कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इनकी कैसी है। देखिए सामाजिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो कोरकू समाज भी जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। अर्थात इनमें पुरुष जो है वही परिवार का मुखिया होता है, समाज का मुखिया होता है। पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो है पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है, और इनमें टोटम का प्रचलन पाया जाता है। मैंने आपको अभी इससे पहले जो है टोटम के बारे में बताया कि अलग अलग गोत्रों के जो है इनमें अलग अलग टोटम होते हैं। गर्भवती महिला जब कभी भी जो है कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रसव पीड़ा के समय उसको पति के बाएं पैर का धोवन, अर्थात बाएं पैर का जो चरणामृत होता है वो पीने के लिए दिया जाता है। ये इनमें जो है ऐसा विश्वास है कि उससे जो है जो दर्द है वो कम हो जाता है। इनमें यदि बच्चा होता है, बच्चों में यदि बच्ची होती है तो उसका नामकरण जो है वो तीसरे दिन किया जाता है, और अगर बच्चा होता है तो उसका नामकरण जो है वो 5वें दिन किया जाता है। ये भी जो है इनमें एक परंपरा होती है। तो ये बात जो है इनके जन्म की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था में, अगर और आगे बढ़ते हैं तो इनमें कई सारे जो है लोग जो है वो इनमें होते हैं। एक व्यक्ति इनमें जो है पड़ियार होता है। पड़ियार जो है उस समाज में सबसे ज़्यादा पूज्य व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा मान्य गणमान्य व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होता है। पड़ियार दरअसल जो है वो इस जनजाति में पड़ियार जो है वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों को जो है जानने वाला व्यक्ति होता है। इसी पर जो है देवी देवता की सवारी आती है। देवी देवता जो है इस व्यक्ति पर जो है आते हैं। देवी देवता का वास इस व्यक्ति पर माना जाता है, इस व्यक्ति में माना जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भूमिका होता है। भूमिका दरअसल जो है कोरकू समाज का, कोरकू जनजाति का जो है वो पंडित या पुरोहित जो है वो भूमिका होता है, और यही व्यक्ति जो है वो दरअसल पूजा पाठ वगैरह जो है वो कराने का काम भी जो है इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है।
इस जनजाति में जब कभी भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं या कभी भी कोई मेहमान जो है एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, तब इनमें जो है जोहार जोए अर्थात सिर झुकाकर जो है प्रणाम करने की परंपरा जो है वो है। इसको जो है जोहार जोए कहते हैं। जोहार दरअसल आप देखेंगे तो अधिकांश जनजातियों में जो है ग्रीट करने का एक तरीका जो है जोहार ही है। आपस में लोग बोलते भी जो है जोहार शब्द जो है वो बोलते भी हैं। तो ये अपने आप में जो है बहुत सारी जनजातियों में जो है प्रचलित है। हाँ, कुछ जनजातियों में जो है जैसे यहाँ पे जोहार जोए बोलते हैं, कहीं पर जो है शिवा जोहार बोलते हैं। इस तरह से जो है कई जनजातियों में अपनी अलग अलग जो है परंपराएं जो है वो प्रचलित हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक व्यवस्था के साथ अब हम जो है थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था इन जनजातियों में जो है एक जातीय पंचायत होती है और इस जातीय पंचायत में जो है 5 लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जो जातीय पंचायत का है वो है पटेल। पटेल दरअसल जो है गांव का मुखिया है और पटेल जो है वही जो है पंचायत को एक तरह से लीड करने का काम जो है वो पटेल के द्वारा किया जाता है। तमाम तरह के जो निर्णय होते हैं वो पटेल के द्वारा जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। तो पटेल अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पंचायत में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसी की होती है। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है महाजन। महाजन जो है पटेल का सहायक है, वो उसका जो है असिस्टेंट है और पटेल जो भी निर्णय लेता है उन निर्णयों को लोगों को बताना और लोगों को समझाना, ये काम जो है वो महाजन का होता है। तो महाजन जो है वो पटेल के द्वारा लिए गए निर्णयों को बताने और लोगों को समझाने का कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति चौधरी है। चौधरी जो है वो पूरे गांव भर में पंचायत लगने की सूचना देता है, किस विषय पर जो है पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, मुद्दा क्या है, और लोग जो है पंचायत तक आएँ इसकी सूचना देने का कार्य जो है जो व्यक्ति करता है उसका नाम है चौधरी। घेटिया वो व्यक्ति होता है जो तमाम तरह के जो पर्व त्यौहार वगैरह होते हैं उन पर्व त्योहारों के अवसर पर प्रसाद बांटने का काम जो करता है वो घेटिया कहलाता है। और पांचवा व्यक्ति जो है वो मुखरी होता है। मुखरी जो है इसका काम होता है पर्व त्योहारों के अवसर पर जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं उनको आमंत्रित करना, उनको बुलाना, ये काम जो है किसका होता है, ये काम मुखरी का होता है। तो कुल मिलाकर 5 व्यक्ति पटेल, महाजन, चौधरी, घेटिया और मुखरी जो है वो इनमें होते हैं, जो कि इनके राजनीतिक जीवन का जो है एक भाग है। अब हम लोग जो है विवाह और विवाह विच्छेद वगैरह की बात करते हैं। देखिए, कोरकू जनजाति में जो है विवाह की अपनी कई सारी जो है अलग अलग प्रथा परंपराएं हैं। समगोत्री विवाह इनमें भी वर्जित होता है। हमने देखा अधिकांश जनजातियों में जो है समगोत्री विवाह वर्जित है। मामा और बुआ के बच्चों के बीच विवाह नहीं होता, अर्थात जो दूध लौटाबा की प्रथा है वो इनमें नहीं पाया जाता। इनमें वधूमूल्य का प्रचलन होता है। अधिकांश जनजातियों में हमने देखा, किसी जनजाति में से दापा के नाम से जाना जाता है, किसी जनजाति में कुछ और नाम से जाना जाता है, इस जनजाति में से गोनोम कहते हैं। तो इनमें जो है वधूमूल्य का प्रचलन है और इसको जो है गोनोम कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह की 4 परंपराएं, 4 प्रथाएं हैं। एक लमझना, लमझना को घर जमाई या घर दामाद भी कहते हैं। दूसरा है चिथौड़ा, चिथौड़ा जो है वो एक तरह से जो है मध्यस्थ प्रथा है, अभी हम उसकी बात करेंगे। तीसरा है राजी बाजी प्रथा, जो प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो है तलाक या विधवा विवाह है। यहाँ पर जो है एक विवाहित जोड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है विवाह की प्रथा परंपराओं को जो है निभाते हुए जो लोग हैं वो जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जो है हम लोग इनकी बात करते हैं कि विवाह के जो तरीके हैं उनमें क्या होता है। सबसे पहले जो है हम लोग लमझना विवाह की बात करते हैं। लमझना विवाह या घर दामाद या घर जमाई विवाह जो है वो क्या होता है। देखिए, इससे पहले भी जो है हम लोगों ने अलग अलग जनजातियों में जो है देखा था कि किस तरह से जो है यदि कोई लड़का जो वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ हो या जिसका विवाह न हो रहा हो तो वो लड़का जो है अपने भावी ससुर के घर रहता है, उनकी सेवा करता है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और वो जो है उनके सारे काम करता है। साथ ही साथ जो है वह लड़की के साथ तमाम तरह के जो वैवाहिक सुख होते हैं, मतलब विवाह के बाद भोगे जाने वाले जो सुख होते हैं उनको जो है वो पहले ही वो भोग सकता है। और इसमें जो है एक शर्त होती है कि यदि 1 वर्ष के भीतर लड़की गर्भवती हो जाती है, अर्थात लड़का जो है वो लड़की को गर्भवती कर दे, तो उस लड़के का विवाह जो है लड़की का पिता अपनी लड़की के साथ कर देता है, अन्यथा उस लड़के को जो है 1 वर्ष के भीतर जो है 1 वर्ष के बाद जो भगा दिया जाता है। दरअसल ये परंपरा जो है क्यों है, तो इसके बारे में मानव शास्त्रियों का कहना है कि कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि लड़के के पास जो है वधूमूल्य नहीं है, तो वो जो है सेवा करके और फिर जो है वो उस तरह के वधूमूल्य को चुकाता है। दूसरा कारण ये है कि भाई जनजातियों में ये देखना, क्योंकि जनजातियों का जीवन जो है संघर्षमय होता है,
तो इस बात का परीक्षण कर लेना कि हाँ लड़का जो है वो स्ट्रांग है, लड़का जो है वो संघर्ष कर सकता है और लड़की को खुश रख सकता है, इसलिए जो है वो सेवा करवा रहे हैं। तीसरा जो है कारण ये भी है कि इस बात का भी परीक्षण कर लेना कि लड़का जो है वो लड़की को यौन सुख दे सकता है या नहीं दे सकता, मतलब उसका सेक्सुअल टेस्ट भी जो है कर लेना, ये भी जो है एक कारण जो हो सकता है। मानव शास्त्रियों ने जो है अलग अलग कई सारे कारण जो है वो इसके बताए। खैर, दूसरा विवाह जो है वो चिथौड़ा विवाह, चिथौड़ा प्रथा। चिथौड़ा प्रथा दरअसल जो है वो एक तरह से मध्यस्थ प्रथा है। इस प्रथा में जो है विवाह तय करने के लिए लड़के वालों को ही पहल करनी पड़ती है। हमने देखा अधिकांश जनजातियों में जो है लड़के वाले ही जो है विवाह के लिए जो है पहल करते हैं। पटेल जो होता है, पटेल मतलब जो गांव का मुखिया होता है, वो लड़के के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर 2 लोगों को लड़की वालों के घर भेजता है, 2 मध्यस्थों को, है ना। और इन मध्यस्थों को ही जो है दरअसल चिथौड़ा कहते हैं। 2 मध्यस्थ जो है वो लड़की वालों के घर जाएंगे और किस दिन जाएंगे ये भी जो है निश्चित है, मतलब गुरुवार की शाम को जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर जो है वो लड़की वालों के घर जाएंगे। लड़की वाले के घर के यहाँ जो है शाम को वो पहुँचेंगे, लेकिन लड़की वाले के घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, वो घर के बाहर ही रुकेंगे और उस दिन रात में जो है घर के बाहर ही जो है वो रात्रि विश्राम करेंगे, मतलब घर के अंदर जो है प्रवेश न करके घर के बाहर ही जो है वो आराम करेंगे और अगले दिन जो है बातचीत के लिए जो है लड़की के घर जाएंगे। अब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और बातचीत के दौरान जब लड़की का पिता जो है सीडू आनी कह देता है, सीडू आनी, सीडू अभी मैंने आपको बताया कि सीडू जो है जनजातियों में महुए की शराब को कहा जाता है और आनी का मतलब हुआ कि आप सेवन करें, तो सीडू आनी मतलब शराब का सेवन करें। अगर ऐसा कह देता है तो ये मान लिया जाता है कि लड़की वाले जो है वो इसके लिए राजी हैं, अर्थात विवाह के लिए जो है राजी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सीडू आनी जो है उसका मतलब शराब का सेवन कीजिए और शराब का सेवन कीजिए मतलब हम विवाह के लिए जो है राजी हैं, है ना। तो इस तरह से जो है लबझना या घरदमा चिथौड़ा प्रथा 2 ही में। राजी बाजी प्रथा जो है वो प्रथा है जिनमें अधिकांशतः लड़के जो है वो अगर प्रेम में पड़ गए हों तो, और अगर लड़के और लड़की के घर वाले जो है राजी ना हों, उनके माता पिता राजी ना हों, तो ऐसी स्थिति में वो घर से भाग जाते हैं और फिर जो है क्या होता है कि किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए या कहीं और चले गए और रिश्तेदारों से इसकी सूचना जो है अपने घर वालों तक पहुँचाते हैं, फिर घर वाले जो है उनका विवाह जो है करवाते हैं। तो इस तरह की परंपरा को जो है हम राजी बाजी विवाह कहते हैं। एक विवाह जो है वो विधवा विवाह भी होता है, मतलब विधवा पुनर्विवाह की प्रथा जो है वो भी इनमें प्रचलित है। इसी तरह से जो है जो तलाक होता है या विवाह विच्छेद कहें तो स्त्री और पुरुष दोनों को ही जो है विवाह विच्छेद का पूरा अधिकार होता है। तो ये इनमें जो है कुछ बात हुई विवाह की कि किस तरह से जो है विवाह होता है। अब हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो इनमें किस तरह से होते हैं, किस तरह से जो है ये अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो है क्या करते हैं। तो कोरकू जनजाति की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तमाम लोग जो होते हैं वो कृषि के कार्य करते हैं। जिनके पास खुद की ज़मीन होती है वो अपनी ज़मीन पर जो है कृषि के कार्य करते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं होती है अर्थात जो पोथरिया कोरकू होते हैं वो जो है राज कोरकुओं की ज़मीन पर जो है काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। कृषि के अतिरिक्त जो है वनोत्पाद, दैनिक मजदूरी, नौकरी, दूसरे शहरों में मजदूरी, है ना। इस तरह से इन सब चीज़ों से भी जो है ये लोग अपना आय उपार्जित करते हैं, अपना जीवन जो है चलाते हैं। हथियारों में जो है कुल्हाड़ी इनके जीवन का जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है माना जाता है। तो ये याद रखें कि कुल्हाड़ी जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कोरकू जनजाति जो है खेती में मुख्य रूप से जो है क्या है, तो ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, सोयाबीन, मक्का, धान, चना, गन्ना, गेहूँ, ये सब चीज़ें जो है उत्पादित करते हैं। चूँकि खेती जो है इनमें परंपरागत आधार पर होती है इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। कृषि कार्य में जो है परिवार के सभी लोग लगते हैं, महिला पुरुष सभी की भागीदारी जो है एक समान होती है। फसल बुआई से फसल कटाई तक सभी स्त्री पुरुष जो है सभी लोग जो है खेतों पे काम करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि जिनके पास जो है भूमि नहीं होती वो दूसरों की भूमि पर जो है वो काम करते हैं, कृषि मजदूरी करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। खेतों में जो लोग खेतों में काम करते हैं ऐसे कोरकुओं को भाग्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखें आप कि भाग्या किसे कहते हैं। तो भाग्या जो है यहाँ पर इस तस्वीर में जो है आपको कृषि करते हुए यहाँ पर जो है एक मचान बनाकर जो है व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो
इन फसलों की जो है रक्षा करता है और फसलों को काटने के बाद जो है एक व्यक्ति आपको इन फसलों को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है जो खेतों में काम कर रहा है या खेतों में काम करने वाला कोरकू जो होता है उसको भाग्या कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में जो है जंगल काट कर भी खेती करने की परंपरा है, जिसको हम बदलवा, इनमें जो है बदलवा प्रथा इसको कहते हैं। दरअसल इट्स अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वही जो है इनमें जंगल काट कर जो है वो खेती करने की प्रथा है, जिसको हम बदलवा प्रथा यहाँ कहते हैं। तो दो चीज़ें जो है यहाँ याद रखें, भाग्या किसे कहते हैं और बदलवा किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक यंत्र जो है दिखाई दे रहा है, एक उपकरण दिखाई दे रहा है। ये उपकरण जो है एक बेलनाकार प्रकार का जो है उपकरण दिखाई दे रहा है। इस उपकरण में जो है, इस उपकरण से क्या करते हैं, ये लोग जो है इससे मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जो है मछलियाँ पकड़ने का काम जो है वो इनके द्वारा जो है किया जाता है। और ये जो उपकरण है, इस उपकरण को जो है क्या कहते हैं, तो इस उपकरण को जो है कूका के नाम से जाना जाता है। ये उपकरण आपको दिख रहा है, इस उपकरण में जो है एक तरफ से जो है ये खुला हुआ होता है और दूसरी तरफ पीछे से जो है आप इसको देख रहे हैं, ये पीछे से बंद है। और इसी में जो है इस तरह से तालाब में या नदी में जो है इस तरह से करके जो है ये लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं। तो मछलियाँ पकड़ने का काम जो है वो लोग, ये अपना जो उपकरण होता है कूका, इस कूका से जो है ये लोग मछलियाँ पकड़ने का काम जो है वो करते हैं। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कुल्हाड़ी, मैंने आपको बताया कि कुल्हाड़ी जो है वो इनका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो औजार होता है, हथियार होता है। कोरकू जनजाति के लोग जो है कोई विशेष हस्तशिल्प या शिल्पकला जो है नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये लोग जो है बांस से अलग अलग प्रकार की कई सारी चीज़ें बनाते हैं। घर में जो है मवेशी वगैरह भी रखते हैं, मुर्गियाँ, बकरी, मधुमक्खी पालन, ये सब भी जो है ये लोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है कोरकू जनजाति की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। वन उत्पाद, दैनिक मजदूरी, नौकरी, ये सब चीज़ें भी जो है करते हैं। साथ ही साथ जो है जिनके पास खुद की भूमि होती है वो लोग वाहन खेती करते हैं, और जिनके पास नहीं होती है वो दूसरों के खेतों में जो है नौकरी करते हैं। उनको जो है भाग्या के नाम से जानते हैं। ये जो है आप ध्यान रखें। मत्स्य मारण के लिए जो है ये लोग कूका नाम का जो है जो उपकरण होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है धार्मिक जीवन की बात करें कि इनके देवी देवता वगैरह जो है कैसे होते हैं। जाहिर सी बात है कि इनके सबसे महत्वपूर्ण देवता तो महादेव ही होंगे, क्योंकि भाई महादेव जो है उन्होंने तो इनका सृजन किया है, तो जाहिर सी बात है उनको तो जो है पूजेंगे ही। महादेव दरअसल जो है इनके पितामह हैं। अभी हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले जो है महादेव, देवाधिदेव महादेव इनके पितामह हैं। महादेव को कोरकू जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते हैं। शिवरात्रि इनके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। शिवरात्रि पर जो है वो जल, फूल, प्रसाद ये जो है महादेव पर चढ़ाते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो है ये लोग महादेव को शंकर या शिव इस नाम से नहीं बल्कि महादेव के नाम से ही जो है पुकारते हैं। दूसरे जो है इनके प्रमुख देवता रावण है। रावण जो है, चूँकि ये मानते हैं कि रावण के कहने पर ही इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए रावण की भी पूजा भी करते हैं। होली के अवसर पर ये रावण से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप आएँ और हमारे साथ जो है रंग अबीर गुलाल जो है वो खेलें। तो इस तरह से जो है इनके दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो है वो रावण हुए। तीसरे जो है मेघनाथ, चूँकि एक बार जो है मेघनाथ ने युद्ध में कोरकुओं की रक्षा की थी और इसीलिए जो है ये लोग मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। हर गांव में जो है मेघनाथ के प्रतीक के रूप में जो एक खंबा होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस जनजाति में जो है मेघनाथ की पूजा होती है और कहाँ पर जो है मेघनाथ के प्रतीक के रूप में जो है खंबा किस जनजाति में जो है रखा जाता है। तो अलग अलग लंबाई के जो है खंभों की पूजा जो है ये लोग मेघनाथ को प्रतीक मानकर जो है ये लोग करते हैं। तो मेघनाथ की पूजा जो है वो भी इनमें होती है। इसके अतिरिक्त खनेरा देव जो है वो इस गांव के जो है एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जो पश्चिमी दिशा में जो है खनेरा देव जो है कहाँ रहेंगे, तो खनेरा देव जो है वो गांव के किनारे पश्चिमी दिशा में जो है रखते हैं। और ये देवता जो है कोरकुओं को बीमारी से बचाते हैं, है ना। जब ये कोरकू जो है बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कोरकू लोग जो है बकरे या मुर्गे की बलि देते हैं और नारियल भी जो है ये लोग चढ़ाते हैं। इनके एक अन्य महत्वपूर्ण देवता जो है उनका नाम है किलार मुठवा देव। किलार मुठवा देव जो है ये भी एक महत्वपूर्ण जो है देवता है। किलार मुठवा जो है ये हर गांव में जो है ग्राम देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। कोरकू जनजाति में कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, एक तरह से किलार मुठवा जो है वो हिंदू धर्म में जिस तरह से जो है गणेश जी हैं, गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करते हैं, उसी तरह से कोरकू जनजाति में जो है किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में सबसे पहली पूजा जो है वो इन्हीं मुठवा देव की पूजा होती है। किलार मुठवा देव जो है वो एक तरह से गांव के मालिक हैं
और इन्हें पहले देव का दर्जा प्राप्त है। अर्थात जिस तरह से गणेश भगवान जो है वो प्रथम देव कहलाते हैं, वैसे ही जो है वो इनके लिए किलार मुठवा जो है वो प्रथम देव है। यहाँ पर जो है ये इस चित्र में आपको किलार मुठवा जो है एक चबूतरे पर रखे हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है किलार मुठवा जो है वो इनके सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो माने जाते हैं, ग्राम देवता है। मुठवा देव के देव स्थान को ओटला कहते हैं। ओटला जो है गांव के, जो कोरकुओं का गांव है उसके सबसे बीच में जो है वो ओटला होता है। तो ओटला जो है क्या है, तो ओटला जो है मुठवा देव का जो देव स्थान है, जहाँ पर जो ये रखे जाते हैं उनको जो है उसको ओटला कहते हैं। मुठवा देव की पूजा साल में एक बार जो है ज़रूर होगी और इसमें जो है 2 सफ़ेद मुर्गों की बलि दी जाती है। ये भी जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुठवा देव जो है ये इनको खुश करने के लिए जो है 2 सफ़ेद मुर्गों की बलि दी जाती है। और लास्ट में जो है खेड़ा देव, खेड़ा देव जो है किसी गाँव के किनारे पूर्व या उत्तर दिशा में जो है इनको रखा जाता है। ये कृषि और मवेशियों के देवता हैं और साथ ही साथ जो है ये इनको कोरकुओं को जो है भूत से भी बचाते हैं। इसके अलावा भी जो है ऐसा नहीं कि इतने ही देवता हैं, बल्कि और भी जो है कई सारे देवता हैं। नई बस्ती जो है वो स्थापित करते समय महावीर देव को बलि चढ़ाना जरूरी होता है। तो बकरी या मुर्गे की बलि जो है महावीर देव को जो है चढ़ाया जाता है। ये लोग जो है सिंदूरा देव की पूजा, सिंदरा देव की पूजा भी जो है ये लोग करते हैं। कोरकू नियमित रूप से सूर्य और चंद्रमा की प्रार्थना जो है ये लोग जरूर करते हैं। सूरज और चंदा के रूप में जो है ना, सूर्य और चंद्रमा की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को जो है ये लोग दूध से भरा हुआ बर्तन अपने आंगन में रखते हैं और आधी रात को सारे लोग जो है दूध को पी जाते हैं। इसके पीछे ये मान्यता होती है कि ये जो दूध शरद पूर्णिमा को रखा गया, चांद से जो किरणें आई हैं उन्होंने जो है उसको अमृत बना दिया है और वो जो है बहुत अच्छे रहेंगे, वो दीर्घायु रहेंगे। इस उद्देश्य के साथ जो है वो लोग ये दूध जो है वो पी लेते हैं। तो ये भी जो है इनमें एक परंपरा होती है। वे नर्मदा और ताप्ती नदियों को माता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है सतपुड़ा के क्षेत्रों से जो है वो बहती हैं सतपुड़ा के क्षेत्रों में। तो इन नदियों को जो है ये लोग माता के रूप में पूजते हैं। हर अमावस्या को रात में नर्मदा में स्नान करते हैं और फसल जो है अच्छी हो सके इसकी जो है इसके लिए उस नर्मदा और ताप्ती के पानी को जो है वो अपने खेतों में छिड़कते हैं, अपने खेतों में जो है डालते हैं। तो ये तो है ही कि भाई नदी है तो नदी के पानी से ही जो है उनकी खेती जो है अच्छी हो सकेगी। तो ये चीज़ जो है इनमें है। इसके अलावा जो है देवों के साथ जो है देवियों की पूजा भी जो है वो की जाती है। देवियों की पूजा के जो है रूप में अगर हम देखें तो बेसरी जो है सबसे क्रोधित होने वाली देवी जो है बेसरी हैं और इनकी पूजा जो है गांव के बाहर की जाती है। मुर्गे या बकरे की बलि दी जाती है। कोरकू जो है वो एक राक्षसी की भी पूजा करते हैं और इस राक्षसी का नाम जो है डाकिन होता है। तो ये लोग जो है इस राक्षसी डाकिन की भी पूजा करते हैं। साथ ही साथ जो है ये गांव में प्रवेश करने वाली बाह्य शक्तियों से जो है गांव की रक्षा करने का काम करती हैं डाकिन। उसके बाद इनकी पूजा में जो है किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनकी पूजा जो है तमाम तरह के जो विधि विधान होते हैं उसमें जो है उससे करनी होती है। किसी तरह की गलती हुई, चूँकि जो है ये नाम ही जो है राक्षसी है, डाकिन है, तो किसी तरह की गलती हुई तो वो जो है दंड भी दे सकते हैं। इस डर के साथ जो है किसी भी तरह की गलती जो है उनकी पूजा में ये लोग जो है वो नहीं करते हैं। तो ये इनमें जो है एक फैक्ट है। उसके बाद ये मृत्यु के बाद मृत्यु परंपरा जो है उसके बारे में जो है ये सिडोली यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो है मांडो है ये दिखाया गया है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कोरकू जनजाति में जो है अधिकांशतः मृत्यु के पश्चात जो है शवों को दफनाने की परंपरा है। इनमें दाह संस्कार की परंपरा नहीं है, इनमें शवों को जो है दफनाने की परंपरा है। शव को दफनाने के पश्चात सभी सदस्य जो है नीम की पत्ती खाते हैं, इसको नीम चबाई कहते हैं। अपने हिंदू समाजों में जो है देखा होगा, हिंदू समाजों में जो है जब शव को का दाह संस्कार किया जाता है और फिर जो है शमशान से फिर जब जो है घर लौटते हैं तो पानी जो है पैरों में डालते हैं और नीम की पत्तियां जो होती हैं या नीम के जो वौरे होते हैं उससे जो है पानी अपने बदन पे, अपनी बॉडी पे जो है डालते हैं। नीम दरअसल जो है कड़वेपन का प्रतीक है और नीम को खाकर जो है इस बात का प्रदर्शन किया जाता है, इस बात का ये प्रतीक होता है कि भाई हमने जो है मृतक व्यक्ति की मृत्यु को स्वीकार कर लिया, हमने इतने कड़वे चीज़ को जो है स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो है ये नीम की पत्ती जो है उस खाने के पीछे जो है जो लॉजिक है वो दरअसल ये है। उसके बाद क्या होता है कि इस समाज में जो है वो मृतक व्यक्ति की जो है एक समाधि बनाई जाती है।
और उस समाधि पर जो है एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की जो है परंपरा है। यहाँ पर जो है आपको ये लकड़ी का स्तंभ जो है वो दिख रहा है। इस तरह से जो है लकड़ी का एक स्तंभ जो है समाधि पर लगाया जाता है। और इस लकड़ी के स्तंभ में क्या होता है, तो एक तो ये स्तंभ जो है कोरकू जनजाति में सुतार जो होते हैं वो बनाते हैं इसको। और इस स्तंभ में एक एक तरफ जो है जो व्यक्ति मर गया, जो मृतक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो चीज़ें पसंद थी उसकी मनपसंद चीज़ों की आकृति जो है अंकित होती है, और दूसरी ओर जो है सूर्य और चंद्रमा की आकृति अंकित होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक चीज़ जो है ये हुई। दूसरी चीज़ जो है ये सिडोली प्रथा है। सिडोली प्रथा जो है वो क्या होती है, तो देखिए सिडोली प्रथा दरअसल जो है जिस दिन ये मांडो गाड़ा जाता है, मैंने कहा ये इस तरह से जो है एक लकड़ी का स्तंभ जो है गाड़ा गया, तो ये जिस दिन जो है ये मांडो गाड़ा जाता है उसी दिन जो है ये सिडोली प्रथा होती है। उस दिन जो है गांव के सभी कोरकुओं को जो है निमंत्रण दिया जाता है और फिर सभी जो है एक दूसरे को गालियां देते हैं और लड़ाई झगड़े जो है होते हैं। और लड़ाई झगड़े जो है इतने खतरनाक तरीके से जो है लड़ाई झगड़े होते हैं और वो रियल लड़ाई झगड़े होते हैं। गालियां भी जो है बहुत तेज आवाज़ में जो है गालियां दी जाती हैं। लोग एक दूसरे को जो है मारते पीटते हैं, है ना, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। इस तरह से जो है इनमें ये एक प्रथा जो है परंपरा जो है इसे सिडोली कहा जाता है। साथ ही साथ जो है इनमें मृत्यु गीत जो होते हैं, इन मृत्यु गीतों को जो है इनमें सिडोली गीत के नाम से जो है जाना जाता है। ये सिडोली गीत जो है कुछ ऐसा ही है जैसे जो है वो राजस्थान में रुदाली जो गाते हैं, इसी तरह से जो है सिडोली गीत होते हैं और इनका स्वर जो है बहुत ही करुणामय स्वर जो है इनका होता है। उसके बाद जो है हम लोग इनमें जो प्रचलित प्रमुख नृत्य हैं उनकी बात करते हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से थापटी, चाचरी, गादली, गोंडोलिया, ढांढल, ये सब जो है इस जनजाति में प्रचलित नृत्य हैं। वाद्य यंत्रों में देखें तो ढोल, मृदंग, टिमकी, ढप, चिटकोरा, टुड्डी, अलगोजा, बांसुरी, ये सब जो है इनमें प्रचलित प्रमुख जो है वाद्य यंत्र हैं। ये गादली नृत्य करते हुए जो है महिलाएं पुरुष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये गादली नृत्य का दृश्य जो है वो है। ये होली के अवसर पर जो है दरअसल होली उत्सव जो है उसमें जो है जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रावण को आमंत्रित किया जाता है कि आप जो है आकर हमारे साथ जो है वो रंग खेलें। ये पोला नृत्य भी जो है इनमें प्रचलित जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो नृत्य का प्रकार है। इस तरह से जो है कई प्रकार के नृत्य जो है वो इनमें प्रचलित हैं। पर्व त्योहारों में देखें तो कोरकू जनजाति के लोग जो है वो कई तरह के पर्व त्यौहार मनाते हैं। कुछ तो जो है हिंदू समाजों के पर्व त्यौहार भी इनमें, जैसे गुड़ी पड़वा है या देव दशहरा है, आखा तीज है, डोड बली, जिरौती, पोला, दिवाली, माघ दशहरा, होली, इस तरह के पर्व त्यौहार जो है इनमें मनाए जाते हैं। होली में तो जो है रावण की पूजा होती है। ये लोग रावण दहन नहीं करते, है ना, क्योंकि भाई इनके पूर्वज हैं तो रावण दहन जो है ये लोग नहीं करते। हाँ, रावण की पूजा जो है इनमें होली के अवसर पर होती है और उस समय जो है क्या किया जाता है, तो उस समय जो है वो ये लोग जो है वो रावण को आमंत्रित करते हैं कि आप आकर जो है हमारे साथ होली खेलें। दिवाली में जो है मेघनाथ की पूजा जो है लोग करते हैं। डोड बली क्या होता है, तो डोड बली दरअसल जो है जेठ जो महीना होता है, गर्मी के दिन जो होते हैं, इस समय जो है युवा लड़के और लड़कियों के द्वारा जो है ये डोड बली जो पर्व है ये मनाया जाता है। इस दिन एक लड़के को जो है वो जामुन के पत्तियों से, उसके शाखाओं से जो है ढक दिया जाता है। इसको गमनाए कहते हैं। और फिर लड़के लड़कियां जो है समूह में इसके चारों ओर नाचते हैं। साथ ही जो लड़के होते हैं वो और जो लड़कियां होती हैं ये लोग जो है अपना अलग अलग दल बनाकर जो है वो अलग अलग घरों में जाते हैं। लड़कियां क्या करते हैं, लड़कियां जो है किसी एक लड़की के सिर पर बांस का एक टोकरी या बांस का एक बर्तन रख देती हैं जिसमें कुछ गोबर होता है और फिर जो है हर गांव में जा जाकर जो है वो लोग नाचते गाते हैं। बदले में उनको जो है अनाज और पैसे मिलते हैं और अगले दिन वो इन्हीं पैसों से सामग्री खरीद कर जो है अपने लिए खाना बनाते हैं, पार्टी करते हैं एक तरह से। हाँ, तो ये डोड बली होता है। एक और जो है इनमें पर्व है जिसे जो है जिरोती कहते हैं। जिरोती दरअसल जो है सावन के हरियाली अमावस्या के दिन जो है ये जिरोती मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग जो है एक साथ भोजन करते हैं और अगले दिन पड़वा पर जो है डंडा नाच जो है वो करते हैं। वे इस दिन ज्वार भी जो है, ज्वार बोने का काम जो है, जैसे हिंदू समाजों में भी ज्वार होता है तो इनमें भी जो है ज्वार बोने का काम होता है। पोला जो है, पोला जो है भाद्र पक्ष अमावस्या के पड़वा पर जो है ये जनजाति बैलों की पूजा करते हैं। तो बैलों की पूजा का पर्व जो है वो दरअसल जो है पोला पर्व है। यहाँ पर जो है आपको पोला जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बैलों की पूजा का पर्व जो है वो पोला है। ये जो है आपको होली के अवसर पर जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है गादली नृत्य दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ जो है इस जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताएं थी। इसके बारे में जो है आज हम लोगों ने बात की। आई होप कि आपको जो है ये पूरा चैप्टर जो है ये पूरी इस जनजाति की सारी विशेषताएं जो है समझ में आई होंगी।
अगर कहीं आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर और मैसेज करें। मैं ज़रूर जो है उनके आंसर्स जो है वो देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ जो है वो मैं आप तक पहुँचाने का जो है प्रयास करूँ। चूँकि इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना जो है वो एक पैशन सा हो गया है मेरे लिए। जब कभी किसी दिन या 2-4 दिन नहीं पढ़ाता हूँ तो मुझे ही अजीब सा लगने लगता है। तो इसलिए पढ़ाना जो है वो मेरा पैशन है। तो चाहे जो है वो ऑफ़लाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चूँकि ऑफ़लाइन जो है मैं पढ़ा नहीं सकता, इसलिए ऑनलाइन एक अच्छी सुविधा जो है मिली है, तो इसका उपयोग करके जो है कुछ चीज़ें, कुछ स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आई होप कि आप जो है मेरे इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। कमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चैनल को ग्रो करने में जो है मदद मिलती है। अगर आप इस तरह से जो है कमेंट्स वगैरह करते हैं और इस चैनल में जो है एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, तो इसका प्रभाव ये होगा कि दूर दूर तक, गाँव तक जो है, बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुँचेंगे और निःशुल्क शिक्षा जो है वो उनको प्राप्त हो पाएगी। मेरी कोशिश है कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस में भी काम आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, आप इसको जो है लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, कोई समस्या है तो भी कमेंट करें, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जो है हम मगरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बहुत अच्छे से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।